तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देख पाते हैं जिसका नाम तात्सु होता है, जो कि अपनी वाइफ और स्टेप डॉटर हिमारी के लिए खाना बना रहा था। यहाँ पर हम मीकू और हिमारी को भी देख पाते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा रहे थे और तात्सु की हरकतों से साफ पता चल रहा था कि वो मीकू से कितना ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद ये मीकू को ऑफिस और हिमारी को स्कूल भेजकर अपने एक दोस्त के साथ निकल जाता है सोसाइटी में चंदा मांगने के लिए, ताकि आ रहे फेस्टिवल की तैयारी ये दोनों कर सके। अब भले ही तात्सु अभी के टाइम पर सही हो गया था, लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल गैंगस्टर जैसा ही था। तो इसी वजह से ये काफी सारे लोगों के पास जाता है और उनसे फेस्टिवल के लिए डोनेशन मांगता है। तो वो लोग तात्सु से डरते हुए इसे डोनेशन दे देते हैं, लेकिन वो सारे लोग इसे काफी ज्यादा अच्छा मानते थे क्योंकि इन लोगों को तात्सु के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब इसी तरह से जब ये एक दिन अपने दोस्त के साथ डोनेशन मांगने के लिए गया हुआ था, तभी अचानक से ही इसकी नजर यहाँ पर मौजूद एक नई बिल्डिंग पर पड़ती है और क्योंकि तात्सु को वो जगह काफी ज्यादा पसंद आई थी, इसीलिए वो उसके अंदर जाकर उसका प्राइस पूछता है ताकि वो वहाँ पर रेंट पर एक रूम ले सके। लेकिन वो जगह याकुजा के नए बॉस कोंडा की थी और वहाँ पर पहुँचने के बाद ये कोंडा के सामने बैठता है। कोंडा इसे पहचान नहीं पाता है, इसीलिए वो तात्सु को आम आदमी समझते हुए बहुत बुरी तरह से बात करता है और साथ ही यहाँ के प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर उसको बताता है। लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने तात्सु को पहचान लिया था, जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि तात्सु के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, वो इसीलिए वहाँ से उठकर चुपचाप चला जाता है। तभी यहाँ पर इनका एक मेंबर आता है जो कि कोंडा को बताता है कि वो बंदा कोई आम नहीं था बल्कि मॉर्टल ड्रैगन था, जिसके बाद ये सुनते ही कोंडा की तो फट जाती है। और यहाँ पर कोंडो डरते हुए अपनी बाकी मेंबर्स को तात्सु की फर्स्ट मीटिंग के बारे में बताता है कि जब ये पहली बार तात्सु से मिला था तो तात्सु कैसा था। दरअसल ये तात्सु से एक मीटिंग के दौरान मिला था जिसमें याकुजा के मेंबर्स के ऊपर दूसरी गैंग वालों ने हमला कर दिया था, पर तात्सु को उन लोगों से 1% भी डर नहीं लग रहा था और वो उन सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है। और कोंडो जो कि उस टाइम बहुत ज्यादा डरा हुआ था, तात्सु उसके पास आता है और उसे लड़ाई ज्वाइन करने के लिए बोलता है। तब कोंडो को प्रेजेंट टाइम पे ये सारी बातें याद आती हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि इसने तात्सु से बहुत बुरी तरीके से बात की है और हो सकता है कि तात्सु इस बात का बदला लेने के लिए वापस से इसे मारने के लिए आए, इसीलिए अपने सभी गैंग मेंबर्स को अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बोलता है। अब वही हम तात्सु के दोस्त को देखते हैं जिसे कोंडो की इस चाल के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो अपने बॉस के पास जाता है जो कि अब खुद भी सुधर चुका था और उसकी वाइफ भी सुधर गई थी, लेकिन अभी भी वो याकुजा गैंग के ही मेंबर हैं। लेकिन याकुजा गैंग वाले इन्हें इस वजह से पैसे नहीं दे देते, इसीलिए ये लोग एक सुपरमार्केट में काम करके अपना गुजारा चलाते थे। अब आगे हम तात्सु और उसकी फैमिली को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान थी। दरअसल इन लोगों ने अपने घर में एक हैमस्टर को पाल रखा था जिसकी देखभाल ये लोग अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। तब तात्सु डिसाइड करता है कि वो कुछ ऐसे लोगों से मिलेगा जो कि इसके बदले हैमस्टर की देखभाल कर सके, इसीलिए ये हैमस्टर को लेकर बाहर चला जाता है और साथ में इसने अपने पास एक हरी पत्ती का पैकेट भी रखा हुआ था ताकि हैमस्टर को भूख लगे तो ये उसे खिला सके। और जब ये हैमस्टर को पत्तियां खिला रहा था तभी इतने में ही पुलिस वाले की नजर इस पर पड़ती है और क्योंकि वो इसको बहुत अच्छे से जानता था तो इसी वजह से उसे ऐसा लगता है कि तात्सु शायद वापस से क्राइम की दुनिया में कदम रखने वाला है। और जब तात्सु पुलिस वाले को ऐसे घूरते हुए देखता है तो वो हैमस्टर को अपनी पॉकेट में छुपा लेता है, जिसे देखकर पुलिस वाले को ऐसा लगता है कि शायद तात्सु कोई वेपन छुपा रहा है और इसी वजह से पुलिस वाला तात्सु के पीछे लग जाता है और तात्सु से बचने के लिए उसी बिल्डिंग में घुस जाता है जो कि कोंडो की थी। और वहाँ के गार्ड्स को ऐसा लगता है कि शायद तात्सु कोंडो को मारने के लिए आया है और वो सभी गार्ड्स तात्सु पर हमला कर देते हैं, पर तात्सु जो कि बहुत ही ज्यादा फुर्तीला और खतरनाक था वो बड़े ही आराम से सबको ठिकाने लगा देता है और इस बिल्डिंग से चुपचाप निकल जाता है। और तात्सु अपनी साइकिल की मदद से उस पुलिस वाले से भागने की कोशिश करता है, पर इस एरिया में मौजूद जितने भी पुलिस वाले थे वो सारे तात्सु के पीछे अपनी गाड़ियां लगा देते हैं और कुछ दूर जाने के बाद तात्सु को वो सभी लोग घेर लेते हैं और तात्सु को न चाहते हुए भी अपनी साइकिल से उतरना पड़ता है। पुलिस वाले उस पर गन तानकर उससे बोलते हैं कि जो तुमने अपनी पॉकेट में छुपा रखा है उसे बाहर निकालो और थोड़ी देर में ही तात्सु के पड़ोसी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तब तात्सु अपनी जेब से उसी हैमस्टर को निकालता है, जिसे देखने के बाद सभी पुलिस वाले और
उसके पड़ोसी हंसने लगते हैं। और अब सारी सिचुएशन जानने के बाद वो पुलिस वाला तात्सू से माफी मांगता है और उसके हैमस्टर की देखभाल करने के लिए मान जाता है। और अब तात्सू जब घर वापस आता है तो वो काफी ज्यादा थक चुका था, इसीलिए रात के टाइम मीकू डिसाइड करती है कि आज का खाना वही बनाएगी। लेकिन जब वो खाना बना रही थी तो उसकी हरकतें देख के हम समझ पाते हैं कि मीकू को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है और वो आज पहली बार खाना बना रही है, जिसे टेस्ट करने के बाद तात्सू डिसाइड करता है कि वो खुद ही खाना बनाएगा। और अब तात्सू के खाना बनाने के बाद ये सब लोग खाना खाते टाइम एक वीकेंड हॉलीडे की प्लानिंग करते हैं, पर जो तात्सू होता है वो इस वीकेंड के लिए साफ मना कर देता है क्योंकि आज सुबह ही उसने याकुजा के बंदों से पंगा लिया था। अब आगे हम देखते हैं कि ये सब लोग खाना खा ही रहे होते हैं, तभी इन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। और जब हिमारी बाहर जाकर चेक करती है तो इन्हें पता चलता है कि इनके घर के बाहर किसी ने एक छोटे से बच्चे को छोड़ दिया है और आसपास देखने पर इन्हें कोई भी नहीं दिखता है। तो इसीलिए तात्सू और मीकू इस बच्चे को अंदर ले आते हैं और अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग पुलिस को फोन करके बच्चे के बारे में सब कुछ बता देंगे। अब तात्सू उसी बच्चे के लिए सुपर स्टोर में डायपर लेने के लिए जाता है जहाँ पर इसके बॉस काम करते थे। अब तात्सू के बॉस को ऐसा लगता है कि इसकी वाइफ को लड़का या फिर लड़की हुई है, जिस वजह से वो सारे लोग तात्सू के घर पर आ जाते हैं ताकि वो उस बच्चे के लिए उसे बधाई दे सके। तब तात्सू इन सब की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हुए सारी बात बताता है। अब सारी सिचुएशन जानने के बाद ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि ये तब तक उस बच्चे का ख्याल रखेंगे जब तक इसके असली माँ बाप नहीं मिल जाते। और अब ये लोग उस बच्चे का नाम रियो रखते हैं और इस बच्चे की आने की वजह से तात्सू बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और जब तात्सू रियो को एक पार्क में ले जाता है जहाँ पर तात्सू के डरावने लुक की वजह से सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को रियो के पास जाने से मना कर देते हैं। तब तात्सू अपने दोस्त मसारू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसे कोई अच्छा सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बोलता है। तब मसारू तात्सू को एक स्कूल के बारे में बोलता है जो कि इनके एरिया में खुलने वाला था। तब ये दोनों वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर तो याकुजा गैंग के मेंबर आ जाते हैं जो कि इस स्कूल की बिल्डिंग को खाली करवाना चाहते थे। पर तभी टीचर इन सभी लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है और वो इन सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, पर वो सभी लोग इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगते हैं। साथ ही वो लोग इसे धमकाते हैं कि अगर तुमने इस जगह को जल्दी खाली नहीं किया तो कोंडो तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करेगा। लेकिन तभी वहाँ पर तात्सू पहुँच जाता है, जिसे देखने के बाद इनकी फट जाती है और टीचर इस चीज को देखने के बाद समझ जाती है कि ये लोग तात्सू से डरते हैं, इसलिए वो तात्सू से मदद मांगती है और वो तात्सू को अंदर ले जाकर बोलती है कि कोंडो इस जगह को खरीदने के बाद यहाँ पर सुपरमार्केट बनाना चाहता है। पर जब इसने उसे मना किया तो उसके आदमियों ने यहाँ पर आके तोड़फोड़ की, इसीलिए यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे थे वो यहाँ पर आना बंद कर चुके हैं। इस बात को जानने के बाद तात्सू डिसाइड कर लेता है कि वो टीचर की हेल्प करेगा। और जब तात्सू अपने घर पहुंचकर मीको को सारी बात बता देता है तो मीको तो पहले इसे मना कर देती है, लेकिन जब मीको को पता चलता है कि रियो भी उसी स्कूल में जाने वाला है तो वो तात्सू को हेल्प करने के लिए हाँ कर देती है। लेकिन मीको इसके सामने एक शर्त रखती है कि ये उनकी मदद तो कर सकता है लेकिन किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, और जो तात्सू था वो इसकी बात मान लेता है। और अब तात्सू सबसे पहले अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम था श्रीकारा, ताकि वो उससे मदद मांग सके। और तात्सू उससे बोलता है कि वो कोंडो की गैंग में जाकर शामिल हो जाए। तभी तात्सू श्रीकारा को अपनी वाइफ की शर्त बताता है। तभी श्रीकारा तात्सू से फ्रेंडली फाइट करते हुए बोलता है कि तुम बिना हाथ उठाए किसी से नहीं लड़ सकते। तभी वहाँ पर कोहारू नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि श्रीकारा की बहन थी और उसे ऐसा लगा था कि तात्सू शायद उसके भाई को मारने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो तात्सू के पास जाकर उसके मुंह पर एक पंच मारती है। पर तात्सू उसे बड़े ही आराम से रोक लेता है और उसको अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है, जिसे सुनने के बाद कोहारू को समझ आता है कि तात्सू यहाँ पर हेल्प के लिए आया है और कोहारू तात्सू के इस बिहेवियर की वजह से उसे पसंद करने लगती है। अब दूसरी तरफ हम लोग तात्सू के घर में मसारू और मीको को बात करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर मसारू मजाक में बोल देता है कि रियो तात्सू का ही बेटा है क्योंकि रियो के अंदर तात्सू के सारे गुण थे और शायद तात्सू के पास्ट में किसी लड़की के साथ चक्कर भी होगा और बाद में वो लड़की रियो को नहीं संभाल पाई तो इसीलिए उसने रियो को तात्सू के घर के बाहर छोड़ दिया। अब ये सारी बात सुनने के बाद मीको को तात्सू के ऊपर शक होने लगता है। अब तात्सू और मसारू स्कूल की एडवर्टाइजमेंट के लिए एक वीडियो बनाते हैं। कुछ टाइम बाद हम देख पाते हैं कि कोहारू इस वीडियो को देखने के बाद स्कूल में एज अ टीचर अप्लाई कर देती है, लेकिन कोहारू की हरकतों से हमें पता चलता है कि वो केवल तात्सू के करीब आना चाहती है और उसे टीचर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये सब देखने के बाद मसारू को तात्सू के ऊपर शक होने लगता है और वो मीको को कॉल करके इस
बारे में बता देता है और मीको का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो सोचती है कि रियो तात्सु और कोहारू का ही बेटा तो नहीं है। अब अगले दिन हम देख पाते हैं कि स्कूल में याकुजा का एक मेंबर आता है, जिसे देखने के बाद तात्सु तुरंत उसके सामने आ जाता है ताकि वो इससे जाकर बात कर सके। लेकिन जब इससे बात करता है तो इसे पता चलता है कि याकुजा का मेंबर यहाँ केवल अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आया है। अब तात्सु को ये सारी चीजें उसकी चाल लग रही थी, पर बाद में वो उस बच्चे के एडमिशन के लिए मान जाता है। अब एक दिन मीको स्कूल में आती है जहाँ पर इसकी मुलाकात कोहारू से होती है। अब इन दोनों की तात्सु को लेकर बहस हो जाती है। फिर ये दोनों डिसाइड करती हैं कि ये एक दूसरे को स्पोर्ट्स फेस्टिवल में देख लेंगी और अब हम फेस्टिवल के दौरान देख पाते हैं कि इन दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई हो रही होती है और यहाँ पर मीको अपना पूरा जोर लगाती है और इस कंपटीशन को जीत कर साबित कर देती है कि वो तात्सु के लिए बेस्ट है। अब इनकी वीडियो जब कोंडो देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अगले दिन सीधा वो तात्सु के पास पहुंचकर उसे धमकाने लगता है ताकि वो इस स्कूल को खाली कर सके। तभी वहाँ पर कोहारू आ जाती है और कोंडो की मिसबिहेवियर की वजह से उसके मुंह पर एक पंच मारती है। अब अगले दिन हम मीको को देखते हैं जो कि कोहारू से मिलने के लिए आती है और उससे सारी बात को क्लियर करती है। तब जाकर मीको को समझ आता है कि वो तात्सु को कितना ज्यादा गलत समझ रही थी। तभी अचानक से ही स्कूल के ऊपर दो आदमी हमला करते हैं और वहाँ से रियो के साथ एक और बच्चे को किडनैप करके ले जाने लगते हैं। लेकिन मसारू एंड वक्त पे वहाँ आ जाता है और इनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग मसारू को भी घायल करके यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी तात्सु अपने दोस्त के साथ उस गाड़ी का पीछा करने लगता है और काफी लंबी चेस के बाद वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उनको मार कर बच्चों को छुड़वा लेते हैं और इसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर उसका दोस्त मसारू एडमिट था, क्योंकि उस लड़ाई के दौरान उसको काफी ज्यादा चोट आई थी। अब ये चीज देखने के बाद तात्सु को बहुत तेज गुस्सा आती है और वो कोंडो से अपना बदला लेने के लिए अपने दोस्त के साथ निकल जाता है। और अब ये दोनों कोंडो के पास पहुंच जाते हैं और ये लोग कोंडो को एक ओपन फाइट के लिए चैलेंज करते हैं और एक जगह और टाइम फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि तात्सु के पास एक बहुत ही अच्छा सा प्लान था और वो उस प्लान के अकॉर्डिंग एक जगह पर जाते हैं जहाँ से वो बारूद और हथियारों को खरीद लेते हैं। और अब मसारू भी सही हो गया था तो वो भी तात्सु को ज्वाइन कर लेता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि उस आदमी के पास ये खबर पहुँच जाती है जो कि अपने बच्चे का एडमिशन तात्सु के स्कूल में करवाने आया था। इसीलिए वो सीधा कोंडो के पास जाता है और उससे बोलता है कि मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा, पर आप तात्सु को जान से नहीं मारोगे क्योंकि मेरा बेटा उसके स्कूल में पढ़ता है। और कोंडो इस बात को मान जाता है और आज वो दिन था जब तात्सु और कोंडो के बीच में लड़ाई होने वाली थी। अब याकुजा गैंग वाले उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर तात्सु ने उन्हें बुलाया था, पर तभी अचानक से वहां पर धुआं फैल जाता है और इन्हें गन शॉट्स की आवाज आने लगती है और ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर तभी इन्हें पता चलता है कि वो तो फायर क्रैकर्स की आवाज थी जो कि तात्सु और उसके दोस्तों ने मिलकर फिट किए थे। और जब यहाँ से धुआं हटता है तो ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर फेस्टिवल चल रहा था जो कि तात्सु और उसके दोस्तों ने अरेंज किया था। और तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं क्योंकि वो लोग कोंडो को पकड़ना चाहते थे। दरअसल ये सारी प्लानिंग तात्सु की थी कोंडो को फंसाने के लिए। तभी कोंडो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जो कि कोंडो के पास गया था और वो कोंडो से बताता है कि मैं एक एजेंट हूँ और मैं काफी टाइम से याकुजा का मेंबर बना हुआ था और मैं तुम सबको इसलिए नहीं पकड़ पा रहा था क्योंकि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास कोई भी सबूत नहीं थे। और ये सब जानने के बाद कोंडो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो तात्सु के ऊपर गन तान देता है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत ही तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है और तात्सु और सभी लोग मिलकर याकुजा के मेंबर से लड़ रहे थे। और वहाँ पर कोहारू भी आ जाती है और वो भी इन सबके साथ फाइट करने लगती है और थोड़ी देर में ही वो सभी लोग याकुजा के मेंबर्स को हरा देते हैं और कोंडो को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज सामने आती है, जो तात्सु के स्कूल के ऊपर हमला हुआ था वो कोंडो ने नहीं करवाया था और ये चीज जानने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और यहाँ हम लोगों को पता चलता है कि वो जो दो आदमी थे वो रियो को उसके मम्मी पापा से किडनैप करके लाए थे ताकि वो उनसे फिरौती मांग सके, लेकिन पुलिस वालों की वजह से इन दोनों ने रियो को तात्सु के घर के बाहर छोड़ दिया था और सोचा था कि वो बाद में रियो को ले जाएंगे, लेकिन तब तक तात्सु और मीको ने रियो को घर में घुसा लिया था। इसीलिए इन दोनों ने स्कूल पर हमला करके इसको किडनैप करने की कोशिश की थी। और अब तात्सु को सारा सच पता चलता है और वो लोग रियो के असली माँ बाप को ढूंढकर उसे सौंप देते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।